Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन फर्स्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स वगैरह आपको अगर चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन फर्स्ट है। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 एनसीईआरटी का बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरीके से हम लोग करते हैं और उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड सेशन रहेगा। और इस पीडीएफ सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आएगा और हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और ये आपके सीटेड, यूपीटेड और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए, आपको साइंस की जितनी भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 6, 7, 8 के लिए, आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको क्लियर होगा हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, क्लास 8 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन फर्स्ट रहेगा। और जो आपका जो डिस्कशन है और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी को रीड करना और एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। तो आप लोग यह वीडियो सेशन आप लोग लास्ट तक देखें। और आपको यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग कैसे प्रोडक्शन, जो आपका लेसन है, लेसन फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक वे में। और ये आपका जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइंस एंड एसएसटी और ये आपके साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम्स के साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। ये आपका जो वीडियो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर है, लेसन है सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का पहला लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप को प्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन, और किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में जो क्रॉप है, फसल आती है, आए जानते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि उन्होंने मैदान में खुरपी, दराती, फावड़ा, हल आदि कुछ औजार देखे, जैसा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी लेसन जो स्टार्ट करता है एक स्टोरी के वे में स्टार्ट करता है। और सभी दिया गया है कि सभी जो जीवित जीवों को किसकी जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, पौधे अपना भोजन बना सकते हैं स्वयं। क्या आपको याद है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है सनलाइट के अंडर में। और मनुष्य सहित सभी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। जानवरों को अपना भोजन कहाँ से मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह क्यों करना चाहिए, खाना खाओ। और
आप पहले से ही जानते हैं और कुछ आपके बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें कुछ आपके सजेशन टाइप का एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है कि चूंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है तो हम अपने देश में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे और क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं और दिया गया फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। जो खाद्य है खाद्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर carrying out their various body functions such as the digestion, respiration, excretion। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जीव अपने विभिन्न शारीरिक कार्यों को जैसे पाचन, श्वसन और सांस लेना उत्सर्जन के लिए करते हैं। हम अपना भोजन पौधों या जानवरों या दोनों से प्राप्त करते हैं और बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं खाने का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट अब आपका मेन टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि पद्धतियाँ जो आपकी होती हैं जब एक ही प्रकार के पौधों की खेती एक स्थान पर बड़े पैमाने पर की जाती है तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का मतलब है कि एक खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं और फसलें विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे अनाज, सब्जियां और फल। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इन्हें इन्हें उनके उगने के मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपका भारत है, भारत एक विशाल देश है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। टिल 10,000 BC ईसा पूर्व तक लोग खाना बदोसते हुए भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में घूमते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर देते थे। बाद में वे भूमि पर खेती करने लगे और चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलें उगाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कृषि का जन्म हुआ। क्या पता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है अब आपके अनुसार क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच टू 2024 से 2025 वैरायटी ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तदनुसार देश के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली फसलों की 2024-2025 किस्मों की एक समृद्ध विविधता है। इस विविधता के बावजूद दो व्यापक फसल जो पैटर्न की पहचान की जा सकती है वो आपकी है खरीफ क्रॉप पहला, सेकंड आपका क्या है रबी क्रॉप। तो आइए जानते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या है। जो आपकी खरीफ क्रॉप है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और पैडी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं। जैसा आप लोग देखते हैं जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें आपकी उगाई जाती हैं किन मौसम में, जून से सितंबर की ओर। और सेकंड आपकी है रबी क्रॉप। शीत ऋतु जो आपकी अक्टूबर से मार्च के सीजन में अक्टूबर और मार्च के मंथ में ग्रो की जाती हैं उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप का जो एग्जांपल है जैसा वीट, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। लाइन सीड हम लोग कहते हैं अलसी। जो आपकी अलसी होती है वो आपकी गर्म होती है जो आपके बॉडी को गर्म रखती है। Beside these pulses and vegetable are grown during summer at many places। इनके अलावा कई स्थानों पर गर्मियों के दौरान दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं। फसलों की खेती में किसानों द्वारा एक समय अवधि में की जाने वाली कई गतिविधियां शामिल होती हैं और आप पाएंगे कि ये गतिविधियां किसी माली द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के समान है। यहाँ तक कि आप अपने घर में सजावटी पौधे उगाते समय ऐसा ही करते हैं। आइए जानते हैं कि हम गतिविधियों या कार्यों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है जो नीचे आपको दी गई हैं। पहला आपको क्या है दिया गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी करना। किसी भी फसल
को उगाने के लिए। सेकंड आपका है सोइंग, यानी कि बुआई करना, बीज की बुआई करना। खाद डालना, खाद और उर्वरक डालना। सिंचाई करना यानी इरिगेशन। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो आपकी खरपतवार होती है, जिसको हम लोग जंगली पेड़ पौधे भी कह सकते हैं जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, जो आपकी खरपतवार से हम लोग सुरक्षा करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। और जो जो फसल होती है खेतों से जब कट के आती है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, ताकि उसको हम स्टोर करके यूज़ कर सकें। लास्ट आपका क्या है, स्टोरेज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक प्रोसेस को, कि हम लोग जो खेती करते हैं, खेती में कौन कौन से जो आपके स्टेप हैं हम लोग फॉलो करते हैं। आपके कितने स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 आपके स्टेप हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो सेशन में। पहला आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी पहला कदम है, और कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक ही है, जो मिट्टी को पलटाना और उसे ढीला करना। और इससे जड़ी मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, और जो आपकी ढीली मिट्टी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जाने पर भी आसानी से सांस लेने की अनुमति देती हैं। और मिट्टी को ढीला करने से जड़ों को आसानी से सांस लेने की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट है द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि ढीली मिट्टी में जो आपकी लूज सॉइल होती है, उस मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करती है। और ये जीव किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को और अधिक पलटते हैं और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे जो आपकी लूज सॉइल है उसमें क्या आ जाता है, ह्यूमस। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉइल को, मिट्टी में जो आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज, जलवायु और कुछ आपके जीव आपके प्रेजेंट होते हैं आप सॉइल में। इन एडिशन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म, जैसा कि जो आपके इसके अलावा मृत पौधे और जानवर मिट्टी के जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह मृत जीवों में मौजूद विभिन्न पोषक तत्व वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और ये आपके पोषक तत्व हैं पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये आपका था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर of the top layer of the soil support the plant growth, turning and losing of the soil, bringing the nutrients rich soil to the top so that the plants can use these nutrients। क्योंकि मिट्टी के ऊपरी परत को केवल कुछ सेंटीमीटर है पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, इसलिए मिट्टी को पलटने और ढीला करने में पोषक तत्वों में भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार फसलों की जो खेती के लिए मिट्टी को पलटना और ढीला करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, यानी कि मिट्टी को ढीला करना और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या जुताई कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्लगिंग। और ये किसके द्वारा होता है, या आपके हल के द्वारा होता है। जो आपका हल होता है, हल लकड़ी या लोहे से बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि मिट्टी बहुत सूखी है तो जुताई से पहले उसे पानी देने की आवश्यकता हो सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेर हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड is beneficial for the sowing as well as for the irrigation. It is necessary to break these crumbs। इन टुकड़ों को तोड़ना आवश्यक है, और खेत को समतल करना बुआई के साथ साथ सिंचाई के लिए भी लाभदायक होता है। और मिट्टी को समतल करने का काम लेवलर की मदद से किया जाता है, ताकि जो मिट्टी है एकदम बराबर लेयर में और बराबर लेवल में बैठ सके। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जुताई से पहले मिट्टी में खाद डाली जाती है, ताकि वह जो फसल है अच्छी तरीके से उग सके उस खेत में, उस मिट्टी में। दिस इज हेल्प
इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विथ सॉइल। इस मिट्टी में खाद का उचित मिश्रण करने में मदद मिलती है और बुआई से पहले मिट्टी को नम किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉइस्चराइजेशन किया जाता है। मॉइस्चराइजेशन बिफोर स्विंग। बुआई से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? नम किया जाता है ताकि वहाँ पे फसल अच्छी तरीके से उग सके। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, यानी कि कृषि उपकरण कौन कौन से आए जानते हैं। दिया गया बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम टू द गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी के ढेले तोड़ना आवश्यक है। यह विभिन्न उपकरणों की मदद से किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण हल, कुदाल और क्या है? आपके कल्टीवेटर आपके हैं। कौन से कृषि उपकरण है? आपके प्लग यानी कि हल, और आपका कुदाल जो जो आपके खेत जोतने में किया जाता है, और कल्टीवेटर। आजकल ट्रैक्टर का ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है खेत को जोतने के लिए। नेक्स्ट अब आपका है प्लगिंग करना, यानी कि खेत को हम क्या करेंगे? जोतेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द टिलिंग द सॉइल। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही मिट्टी जोतने, फसल में उर्वरक डालने और खरपतवार हटाने और मिट्टी को पलटने के लिए किया जाता है। किसका? हल का। और दिस इज मेड ऑफ द वुड। किसका बना होता है? या तो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी से बना होता है, और इसे बैल या अन्य जानवर, घोड़ों और ऊँटों की जोड़ी द्वारा खींचा जाता है कहीं कहीं पर। और ज़्यादातर अपने नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न इंडियन रीजन में ज़्यादातर बैल के द्वारा, अब तो ट्रैक्टर उनकी जगह क्या चलते हैं? अब आपके ट्रैक्टर चलते हैं। पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने आप लगा रखा है, ये आपके प्लगिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके ट्रैक्टर के पीछे फिट कर दिए जाते हैं, और ताकि जो खेत है, खेत जोता जा सके, बराबर किया जा सके, और जो मिट्टी है अलट पलट की जा सके, ताकि जो फसल के जो बीज हैं अच्छी तरीके से उसकी बुआई हो सके। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। हल का मुख्य भाग लकड़ी का एक लंबा लट्ठा होता है जिसे हल का सॉफ्ट कहा जाता है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं। पहले कहीं कहीं पर बैलों का भी यूज होता है अपने बजट के अनुसार। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हल है जिसमें ये आपकी बीम है, जहाँ पे ये आपके क्या है? ये आपके दो बैल हैं। ये दो बैलों के ऊपर ये रखा जाता है, और ये आपका हल है जिससे जो मिट्टी है खेतों की वो ऊपर नीचे हो जाती है, ताकि जितने भी मिनरल्स हैं आपस में मिल सकें, और फसल के बीज को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स, अच्छे खनिज, अच्छे न्यूट्रिशंस मिल सके, ताकि उस खेत पर अच्छी फसल हो सके। ये आपका था प्लग, यानी कि हल, कि किस तरीके से हम लोग हल जोतते हैं। और यहाँ इस जो आपका प्लग शाफ्ट है, प्लग शाफ्ट से खींचा जाता है बैलों द्वारा, और पीछे कोई भी एक पर्सन है या किसान है, किसान जोतता है और बैलों के द्वारा। और ये आपका है प्लग शेयर। इससे आपका क्या होता है? जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं मिल जाते हैं मिट्टी में अच्छी तरीके से, और फसल को अच्छे मिनरल्स, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ताकि उस खेत में फसल बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट है द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जैसा मैंने बताया कि दूसरा सिरा एक बीम से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। जैसा आप लोग फिगर 1.1 ए में आप लोग देख सकते हो कि एक जोड़ी बैल और एक आदमी आसानी से हल चला सकते हैं। आजकल स्वदेशी लकड़ी के हल का स्थान तेजी से लोहे के हल ले रहे हैं। नेक्स्ट अब आपका है होई। होई आपका क्या होता है? इट इज अ सिंपल टूल, या एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, ताकि जितने भी मिनरल्स हैं मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल सकें, और क्रॉप की सीड को अच्छी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि फसल अच्छी हो सके उस खेत में। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इसमें लकड़ियां लोहे की एक लंबी छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है, और इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये किसके द्वारा खींची जाती है? जानवरों द्वारा खींचा जाता है। जैसा आप लोग फिगर
1.1 बी में आप लोग देख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है कल्टीवेटर। और अब आजकल के समय में जुताई ट्रैक्टर द्वारा जो चलित कल्टीवेटर से की जाती है। यहाँ पे आपके कल्टीवेटर या आपके ट्रैक्टर के पीछे फिट होता है और इसकी मदद से आदमी ट्रैक्टर को चलाता है और आगे खींचता है, आगे बढ़ाता है। और जो आपका कल्टीवेटर मिट्टी में धंस के जितनी भी मिट्टी है वो उलट पलट कर देता है और जितनी भी मिट्टी है वो आपस में मिल जाती हैं और जितने भी मिनरल्स हैं आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इसके बाद बुआई की जाती है ताकि सॉइल्स में जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल के लेयर तक आ सकें और वहाँ पे अच्छी बुआई हो सके फसलों की। द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। और आजकल जो कल्टीवेटर यूज़ हो रहे हैं, कल्टीवेटर के उपयोग से जो लेबर और समय की बचत होती है, यानी कम समय में खेतों की जुताई हो जाती है इसके द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। नेक्स्ट है सोइंग। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, जुताई कर ली खेत की, अब क्या करना है, बुआई करना है। मान लीजिए हमें गेहूं की बुआई करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, खेत को जोता। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जो गेहूं के बीज हैं अब हम लोग डालेंगे। दिया गया सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी किस्म के स्वच्छ और हेल्दी बीजों का उपयोग करेंगे और ताकि हमारी जो फसल है अच्छी हो सके और भारी मात्रा में। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं गेहूं का, और गेहूं के अच्छे बीज लेंगे, हेल्दी बीज लेंगे। और जो फसल है फसल में उसमें गेहूं की जो मात्रा होगी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हाई यील्ड के सीड हमें लेने चाहिए ताकि फसल में बढ़ोतरी हो सके और मैक्सिमम अमाउंट में हमारी फसल उग सके। किसान उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। बुआई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बीजों का चयन करना चाहिए। या ऐसे बीज जो पानी पर तैरते हैं, क्या वे डूबने वाले बीजों से हल्के या भारी होते हैं? ये हल्के क्यों होते हैं? हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें डैमेज सीड प्रेजेंट होता है और वो खोखला होता है और इसी वजह से वो हल्का होता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं, मान लीजिए मैंने वाटर में, ये आपका वाटर है, इसमें मैंने गेहूं के बीज डाल दिए, जो ऊपर तैरेंगे वो आपके खराब बीज होंगे, डैमेज सीड होंगे, वो आपके खोखले होंगे अंदर से। और इसी वजह से क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं और इसी वजह से वो पानी वाटर के लेयर पर वो फ्लोट करेंगे। देयर इज अ गुड मेथड फॉर द सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। और फ्रेंड जो आपके जो बीज हैं, बीज अगर आपके पानी में डूब जाते हैं वो आपके अच्छी बीज होते हैं क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर उसमें सीड स्ट्रक्चर होता है और एंडोस्पर्म होता है ताकि सीड ग्रो हो सके। और दिया गया है यह अच्छे स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। और बिफोर सोइंग, बुआई से के पहले एक महत्वपूर्ण कार्य बीज बोने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजारों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिगर 1.2 और 1.3 में आपको ये दिए गए हैं औजार जो बुआई में काम आते हैं। सबसे पहला आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है एक स्टोरी टाइप में दिया गया है कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ ने एक बर्तन में चने के कुछ बीज डाले और उन पर थोड़ा पानी डाला। कुछ मिनटों बाद कुछ बीज ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य कि कुछ बीज पानी पर क्यों तैरते, क्योंकि वो बीज कैसे हैं, वो आपके खराब हैं, डैमेज सीड हैं। वो आपके या तो बीज खोखले होंगे, इसी वजह से वो हल्के हैं और इसी वजह से पानी वाटर के लेयर पर फ्लोट कर रहे हैं। ये आपका था सिलेक्शन ऑफ सीड कि हम लोग अच्छे बीज का चयन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर पानी में हम लोग डालेंगे वो बीज, गेहूं के, मान लीजिए गेहूं के बीज डालते हैं, जो तैरते हैं वो हम लोग हटा लेंगे और जो डूब जाते हैं तो आपका परफेक्ट। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। पहले के समय में पारंपरिक उपकरण का यूज होता था। पारंपरिक रूप से बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण फसल के आकार, फनल के आकार का होता था। जैसा आप लोग देख सकते हैं ये आपका फनल है और ये आप लोग देख सकते हैं ये हल है और यहाँ पे क्या डाला जाता था, बीज। ठीक देख रहे होगे आप फिगर 1.2 में, ये सबसे पहले यूज किया जाता था या उपकरण।
द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। ये आपका फनल है। फनल में क्या किया जाता था, बीजों को फसल में भर दिया जाता था तथा नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइपों से नीचे भेजा जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पाइप है और ये आपका हल है और ये बैल चल रहे हैं आगे आगे। और यहाँ पे जो किसान है, या हम लोग कह सकते हैं श्रमिक हैं या मजदूर हैं, वो क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। पुराने समय में इसी तरीके से, इस ट्रेडिशनल तरीके से बीजों को बोया जाता था और कृषि की जाती थी। द सीड्स आर द फिल्ड इनटू द फनल। बीजों को फनल में भर दिया जाता था तथा नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइपों से नीचे भेजा जाता था और इन सिरों को मिट्टी में छेद कर दिया जाता था और वहाँ बीज डाल दिया जाता था। ये आपका था ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। अब आजकल के जो समय में, आजकल ट्रैक्टर की मदद से बुआई के लिए इसका यूज़ करते हैं बीज ड्रिल, जैसा आप लोगों को फिगर 1.2b में आपको दिया गया है। इसकी मदद से, ट्रैक्टर की मदद से, इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसमें बीज समान दूरी और गहराई पर समान रूप से बोए जाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि बीज बोने के साथ मिट्टी से ढक जाए और यह बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाता है। और बीज ड्रिल का उपयोग करके बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है। अब आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। दिया गया है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। मैंने देखा है कि वह छोटे छोटे थैलों में छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। उन्होंने ऐसा क्यों रखा जाता है? कुछ पौधे जैसे धान के बीज पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, तब वे अंकुर के साथ के रूप में विकसित होते हैं तो उन्हें मैनुअल रूप से खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। और कुछ वन पौधों और फूल वाले पौधे भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। ये आपका था एक जनरल वैल्यू बेस्ड। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। पौधों की भीड़ भाड़ से बचने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी रखना है और इससे पौधों को फायदा मिल पाता है। ये आपका था सीड ड्रिल। यहाँ ये आपका बिल्कुल फनल के तरीके है, लेकिन आजकल क्या ये आपका मॉडर्न टूल है, बिल्कुल उसी बेसिस पे बना हुआ, लेकिन ये आपका क्या है, साइज में थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, सीड डालेंगे। आपकी ट्रे है स्टील की और इसमें हम लोग डालेंगे और ये ट्रैक्टर की मदद से हम लोग बीज को डालते जाएंगे और बीज यहाँ से मिट्टी में जाता जाएगा और बीजों की बुआई हो जाएगी इसके द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा। ठीक, ये आपका था मॉडर्न टूल और ये आपका है ट्रेडिशनल टूल। ठीक, नेक्स्ट अब आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोगों ने खेत भी जोत लिया, बीजों की बुआई भी कर दी। अब बारी आती है खाद और उर्वरक डालने की, इसकी मैन्योर और फर्टिलाइजर को डालने की। दिया गया है कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। सॉइल, जैसे जो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है, मिट्टी फसल पौधों को खनिज पोषक तत्व प्रदान करती है और ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान एक ही खेत में एक के बाद एक फसल उगाते हैं और खेत को कभी भी खाली या बंजर नहीं छोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों का क्या होता है, इसके लिए यूज होता है ताकि फसल को अच्छे न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट है मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। जो आपका मैन्योर है, मैन्योर को हम लोग हिंदी में कहते हैं खाद। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या पशु अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होता है और किसान पौधों और पशुओं के अपशिष्ट को खुले स्थानों पर गड्ढों में डाल दिए जाते हैं और उसे सड़ने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका डिकम्पोज है, जो होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। जो आपके डिकम्पोज मैटर हैं किस तरीके से यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू यूज़ होते हैं। जैसा हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा था, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, यानी कि मैन्योर का। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल
पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जैसा आपका वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? अर्थवॉर्म। नेक्स्ट है फसलों की लगातार खेती से मिट्टी पोषक तत्वों में खराब हो जाती है, इसलिए किसानों को मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए खेतों में खाद डालना चाहिए। और इस प्रक्रिया को हम खाद डालना भी कहते हैं, यानी कि मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। यदि हम लोग अनुचित या अपर्याप्त खाद के परिणाम स्वरूप पौधे कमजोर हो जाते हैं अगर हम लोग खाद को ज़्यादा डाल दें। नेक्स्ट है, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें दिया गया है कि मूंग या चने की बीज लें, और ये आपके जनरल आसपास जनरल स्टोर में आपको मिल जाएंगे, आपके घर के किचन में भी आपको मिल जाएंगे। या आप एक्टिविटी कर सकते हैं और उन्हें अंकित करें। 3 बराबर आकार के पौधे चुनें, 3 खाली गिलास या समान बर्तन लें और उन्हें ABC से रिप्रेजेंट करें, मार्क करें। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाकर डालें गिलास बी में, उतना ही तोल और थोड़ा यूरिया मिलाकर डालें गिलास सी में, बिना कुछ मिलाए उतना ही मिट्टी में, जैसा आपको फिगर 1.3 में आपको दिया गया है। ये आपके ग्लास है ABC। फिर आप लोग क्या देखते हैं, उनमें से जो पौधे रोपे जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें और उन्हें नियमित रूप से पानी दें और 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि देखें, यानी कि कौन सा पेड़ सबसे पहले ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो आपका उर्वरक है, जो आपका फर्टिलाइजर ऐसे रसायन होते हैं जो किसी विशेष पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं और उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं। उर्वरकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसा आपका यूरिया हो गया, या आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि फर्टिलाइजर के आप एग्जाम्पल बताइए, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और जो आपके एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर के, ये आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपके क्या है? फर्टिलाइजर है, एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन जो आपका फर्टिलाइज़र के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है और फर्टिलाइज़र भी जल प्रदूषण का स्रोत बन गए हैं। इसलिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। यह 2 फसलों के बीच खेतों को खाली छोड़ना होगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ हो सके। खाद के उपयोग से मिट्टी की बनावट के साथ साथ उनकी जल धारणा क्षमता में भी सुधार होता है या मिट्टी को पोषक तत्वों से भर दे। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने कर लिया, खेत को जोता, फिर इसके बाद बीज डाले, फिर इसके बीज डालने के बाद जब कुछ बहुत पेड़ उगना स्टार्ट हुए, प्लांट्स की ग्रोथ हुई, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या डाला, खाद डाली। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करना है, क्रॉप का रोटेशन करना है, यानी कि क्रॉप को एक पर्टिकुलर लाइन में लगाना है। जैसा कि मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने का एक अन्य तरीका फसल चक्र कहलाता है, तो यह विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तरी भारत में किसान एक मौसम में चारे के रूप में फलियां उगाते थे और अगले मौसम में गेहूं उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति में मदद मिलती थी और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। क्या आपका था क्रॉप रोटेशन। इन द प्रीवियस क्लास, जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास से पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है। दीज आर द प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। ये फलीदार पौधों की जड़ों की जो गांठों में मौजूद होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं। अब आपका एक डिफरेंस फर्टिलाइजर का और मैन्योर का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में अंतर होता है। जो आपका फर्टिलाइज़र है वो आपका केमिकल बेस होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। जो आपका मैन्योर होता है या आपके मवेशियों के गोबर और पौधों के अवशेषों के अपघटनों से प्राप्त होता है, यानी कि डिकम्पोज कैटल डंग और जो प्लांट्स के जितने भी अवशेष हैं उनका डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। और जो आपका फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है और जो मैन्योर होता है खाद, वो आपके खेतों में बनाई जाती है। फर्टिलाइज़र से मिट्टी की कोई ह्यूमस नहीं मिलती, यानी कि नमी नहीं मिलती है, लेकिन खाद से मिट्टी को नमी मिलती है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं फर्टिलाइज़र में, लेकिन मैन्योर में पौधों के लिए पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये आपका था डिफरेंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, खाद के लाभ। जैविक खाद को उर्वरक से बेहतर माना जाता है या क्योंकि जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है या मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाता है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। और इसमें जो आपका मित्र है सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। ये आपका था एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि खाद के क्या क्या लाभ है। नेक्स्ट अब आपका है टॉपिक इरिगेशन। हम लोगों ने खेत की जुताई भी कर दी और बीज भी बोली है। इसके बाद हम लोगों ने फर्टिलाइज़र या मैन्योर खाद और उर्वरक भी डाल दिए। अब हमें क्या करना है? इरिगेशन यानी कि सिंचाई, यानी कि जो आपकी हम लोगों ने माना था इरिगेशन को स्टार्ट करने पर आपका गेहूं है, क्योंकि हम लोग फसल के लिए हम लोग अब क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। और सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो आप जानते ही हैं। वाटर जो उचित वृद्धि और विकास के लिए पानी महत्वपूर्ण है। पानी पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। पानी के साथ साथ खनिज और उर्वरक उर्वरक भी अवशोषित होते हैं। पौधों में लगभग 90% वाटर होता है और पानी आवश्यक है क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, इसीलिए वाटर की आवश्यकता होती है। इसी वजह से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी में घुले पोषक तत्वों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। पानी फसल को पाले और गर्म हवा के बहाव से भी बचाता है। जो आपके स्वस्थ फसल विकास के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेतों को नियमित रूप से पानी देना पड़ता है। ये आपका था इरिगेशन। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, और जो सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं। तो आपका सिंचाई के लिए जल के जो आपके स्रोत हैं वो आपके हैं कुएं और नलकूप जैसे ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध आदि नहरें हैं आपकी हैं इरिगेशन की। नेक्स्ट अब आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके। जैसा कि कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है और इन विधियों में मवेशियां या मानव श्रम का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये विधियां सस्ती होती हैं लेकिन कम कुशल है। विभिन्न पारंपरिक तरीके जैसा आपका मोट पुली सिस्टम, जैसा आपका कुएं में जो आपकी पुली होती है जिसको हम कहते हैं मोट या चैन पंप, या आप देख सकते हैं चैन पंप, या आपका कुएं से पानी निकाला जाता है चैन के द्वारा। ये आपका व्हील लगा होता है जिसमें एक बाल्टी या बकेट होती है, या आपके क्लॉकवाइज घूमती है, जिसकी वजह से कुएं से पानी आपका बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है थर्ड देकली। जो आपका देकली का यूज़ होता है, बिल्कुल ये सिस्टम होता है आपका व्हील होता है जिसमें कुछ आपकी बाल्टियाँ लगी होती हैं और किसके द्वारा आपका ये वर्क होता है? किसी कैटल के द्वारा, किसी मवेशी के द्वारा। नेक्स्ट है फोर्थ है राहत लीवर सिस्टम। ये आपका लीवर सिस्टम के थ्रू आपका होता है। और जो आपके पंप है, पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर। पंप का यूज़ जो होता है पानी को उठाने में या लिफ्ट करने में मदद करता है। जैसे आपका डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। इन पंपों को चलाने के लिए डीजल
बायोगैस, बिजली और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के आधुनिक तरीके। सिंचाई के आधुनिक तरीके हमें पानी का किफ़ायती उपयोग करने में मदद करते हैं और जो आपके मेन मेथड है आपके हैं मॉडर्न मेथड इरिगेशन के। पहला आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड आपका है ड्रिप मेथड। हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। यह प्रणाली असमतल भूमि पर अधिक उपयोगी है जहां पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है और लंबवत पाइप जिनके शीर्ष पर गुणनशील नोजल होते हैं नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं और जब पानी को बहने दिया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 1.5 ए में आप लोग देख सकते हैं, यह आपका स्प्रिंकल सिस्टम है जो कुएं में मोटर आपकी लगी होती है, पंप की मदद से पानी कुएं से बाहर निकलता है और जो आपका आउटपुट पाइप होता है, आउटपुट पाइप की मदद से आपकी स्प्रिंकलर पाइप्स लगे होते हैं खेतों में जिसकी वजह से सिंचाई हो सकती है आसानी से। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी को बहने दिया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 1.5 ए में देख सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम में मुख्य पाइप के माध्यम से पंप की सहायता से दबाव डाला जाता है तथा यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इट इफ इट इज रेनिंग, फसल पर पानी ऐसे छिड़कता है जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकल लॉन काफ़ी बागान और कई अन्य फसलों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसा आप लोग फिगर 1.5 ए में आप लोग देख सकते हैं, ये आपका स्प्रिंकल सिस्टम था। नेक्स्ट अब आपका है ड्रिप सिस्टम। जो आपका ड्रिप सिस्टम है, इस प्रणाली में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है, जैसा आप लोग फिगर 1.5 बी में आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल वही सिस्टम है, लेकिन जो आपका आउटपुट, जो आपका पाइप जो जाता है खेतों तक, यह आपकी ड्रिप लगी होती है फसल के आसपास, जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में जो आपका पानी है फसलों तक पहुंचता है और सिंचाई आसानी से हो। वाटर इज नॉट वेस्टेज एट ऑल, इन सब मदद से पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। यह उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। ये आपका था स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड आपका है ड्रिप सिस्टम। अब आपका नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, खरपतवार से सुरक्षा। खेत में फसल के साथ साथ कई अन्य आवांछी पौधे भी प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं। इन अवांछनीय पौधों को हम खरपतवार कहते हैं और जो आपके खरपतवारों को हटाने को निराई कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plant for the water, nutrient, space and light। खरपतवार निकालना जरूरी होता है क्योंकि खरपतवार पानी, पोषक तत्वों और जगह और रोशनी के लिए फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी प्रकार फसलों की वृद्धि को कम करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कुछ आपके जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और पशुओं और मनुष्यों के लिए भी जहरीले हो सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और फसलों की बुआई से पहले जुताई करने से खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है, तो बाद में सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा समय फूल और बीज पैदा करने से पहले मैनुअल निष्कासन में समय समय पर खरपतवार को उखाड़कर या जमीन के पास से काटकर भौतिक रूप से हटाना शामिल है। यह काम खुरपी की मदद से भी किया जाता है। खरपतवार उखाड़ने के लिए बीज ड्रिल यानी सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, का उपयोग भी किया जा सकता है खरपतवार को उखाड़ने के लिए। नेक्स्ट अब आपका weeds are also controlled by the using certain chemical called weedicide like 2,4-D। खरपतवार को कुछ रसायनों द्वारा भी, जिन्हें खरपतवार नाशक कहा जाता है, जैसे 2,4-D और वीडीसाइड को करके भी नियंत्रित किया जा सकता है और इन्हें खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए छिड़का जाता है और वे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खरपतवार नाशकों को आवश्यकतानुसार पानी से मिलाकर पतला किया जाता है और स्प्रेयर से खेतों में छिड़का जाता है, जैसा आप लोग फिगर 1.6 में देख सकते हैं। ये आप एक किसान है,
या श्रमिक हैं, लेबर, क्या कर रहे हैं कि वीडीसाइड का स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि जितने भी वीडीसाइड हैं बुआई करने से पहले वो सब हट जाएँ और लार्जेस्ट अमाउंट में वीट प्लांट की फसल अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट है खरपतवार नाशकों आवश्यकता अनुसार पानी से मिलाकर पतला किया जाता है और स्प्रेयर से खेतों में छिड़का जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि खरपतवार का छिड़काव फूल आने और बीज बनने से पहले खरपतवार की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान किया जाता है। खरपतवार नाशक के छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए इन रसायनों का उपयोग बहुत सावधानी से करें और इन रसायनों के छिड़काव के दौरान उन्हें अपनी नाक और मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट अब आपका है हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने इरिगेशन भी कर लिया, सिंचाई भी कर ली और इसके बाद हम लोगों ने वीडीसाइड भी अप्लाई किया खेतों पर। अब आपकी हार्वेस्टिंग है, यानी कि फसल कटने की बारी आई और फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल के पकने के बाद उसे काटने को कटाई कहते हैं। कटाई में फसलों को जमीन से उखाड़ा जाता है या काटा जाता है। अनाज की फसल को पकने से आमतौर पर 3 से 4 महीने लगते हैं और हमारे देश में कटाई या सुहां से दराती, जैसा आप लोग फिगर 1.7 में आप लोग देख सकते हैं, सिकल है जिसको हम कहते हैं, क्रांति से की जा सकती है। हार्वेस्टर नामक मशीन से भी की जाती है। कटी हुई फसल में अनाज के बीजों को अलग करने की आवश्यकता होती है। ऑन द चाप दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। जैसा कि भूसा अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं, या कार्य कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है जो वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों आपके हैं। जैसा फिगर 1.8 में आपको दिया गया, ये आपका कंबाइन है, ये आपका विनोविंग मशीन है। नेक्स्ट है फार्मर। छोटी जोत वाले किसान अनाज और भूसे को काटकर अलग अलग करते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस की क्लास 6 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था कि आपके थ्रेसर मशीन है, ये आपका मैनुअल है और जिससे जो आपकी फसल में जो आपका मेन, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गेहूँ की फसल ली, गेहूँ की फसल में क्या होता है, आपकी आपका भूसा भी अलग होगा और जो गेहूँ के जो दाने हैं वो आपके अलग हो जाते हैं, गेहूँ के बीज, ताकि पीस के उससे रोटी बना सकें। अब आपके बॉक्सेस दिए गए हैं और दिया गया है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम, कभी-कभी कटाई के बाद खेत में ढूँढ रह जाते हैं तब, और जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले चिंतित हैं, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इसे आग भी लग सकती है और खेतों में बड़ी फसलें भी बर्बाद हो सकती हैं। नेक्स्ट अब आपका एक बॉक्स दिया गया हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि फसल कटने के बाद जो आपके जो उत्सव है, जो आपके त्योहार हैं, वो मनाए जाते हैं। 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फसल की कटाई का दिन आता है और खड़ी फसल के सुनहरे खेत अनाज से लदे हुए होते हैं और किसानों के दिलों में खुशी और खुशहाली की भावना भर देते हैं। पिछले सीजन की मेहनत रंग लाई है और अब आराम करने और थोड़ा सा आनंद लेने का समय आ गया है। और इस प्रकार भारत के सभी हिस्सों में फसल की कटाई का समय बहुत खुशी और उल्लास का होता है। पुरुष और महिलाएं इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। फसल के मौसम में जुड़े विशेष त्योहार पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, रवैया और बिहू आपके प्रत्येक आपके। नेक्स्ट है स्टोरेज। हम लोगों ने फ्रेंड्स गेहूं का एग्जांपल लिया था। अब हमारी जो गेहूं की फसल है वो अब कट के आ चुकी है हमारे घर तक। अब हम उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े आपके कंटेनर्स आते हैं, हम लोग उसमें स्टोर करेंगे। जो उत्पाद का जो भंडारण है एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि काटे गए अनाज को अधिक समय तक रखा जाए तो उसमें नमी, कीड़े, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना चाहिए। काटे गए अनाज में अधिक नमी होती है। यदि ताजे कटे अनाज बीज को बिना सुखाए भंडारित किया जाता है तो वे खराब हो सकते हैं या उन पर जीवाणु का आक्रमण हो सकता है, जिससे वे उपयोग या अंकुरण के लिए अनुयुक्त
अनुपयुक्त हो सकते हैं, इसलिए भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी कम हो जाए। यह कीटों, बैक्टीरिया और कवक के हमलों को रोकता है। यानी कोई भी पेस्टिसाइड या फिर कोई बैक्टीरियल और फंजाई अटैक ना हो, उससे हम बचाना चाहिए और उसके बाद सुखाकर धूप में हमें स्टोर करना चाहिए। या आपके पर्टिकुलर जो स्टोरेज आपके कंटेनर्स होते हैं बड़े-बड़े, ये आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। आई सॉ माय मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव। और जब हम लोग गेहूँ को स्टोर करके रखते हैं किसी भी बड़े-बड़े कंटेनर में, मैंने अपनी माँ को गेहूँ से भरे लोहे के ड्रम में कुछ सूखे नीम के पत्ते डालते देखा है। मुझे आश्चर्य है क्योंकि वह गेहूँ खराब ना हो सके और उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, क्योंकि जो आपकी नीम की जो पत्तियाँ हैं वो आपकी कौन सी हैं, एंटी बैक्टीरियल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया से बचाती, खराब होने से बचाती है। फार्मर्स स्टोरेज ग्रेन इन जूट बैग्स आर मेटालिक बिन। किसान अनाज को जूट के बोरों या धातु के डिब्बों में संग्रहित करते हैं। हालांकि अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाने के लिए साइलो और अन्य भंडारों में किया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 1.10 ए और 1.10 बी में आप लोग देख सकते हैं। और सूखी नीमों के पत्तों का उपयोग घर में खाद्य भंडारण के लिए किया जाता है। बड़े गोदाम में बड़ी मात्रा में अनाज के भंडारण को या स्टोरेज करने के लिए उन्हें कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए विशेष रासायनिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये आपका था स्टोरेज। नेक्स्ट अब आपका है फूड फ्रॉम एनिमल, यानी कि पशुओं से प्राप्त भोजन कौन कौन से आए जानते हैं। पौधों की तरह जानवर भी हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं और तटीय क्षेत्र में रहने वाले कई लोग अपने आहार के प्रमुख भाग के रूप में मछली का सेवन करते हैं। और जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अब आपने पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में पढ़ा होगा। हमने अभी देखा कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे बीज का चयन, बुआई आदि। इसी प्रकार घर या खेतों में पाले जाने वाले पशुओं को भी उचित भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। जब यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये आपका जनरल एक समरी है, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिस्कस किया और कुछ आपके क्रॉप्स किस तरीके से उगाए जाएंगे हम लोगों ने पर्टिकुलर मेथड यूज़ करे और डिस्कस भी किए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी समरी है और ये आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके आए थे इस लेसन में। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री क्या, क्रॉप क्या, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लग, रबी, सीड्स, साइलो, सोइंग क्या है, स्टोरेज क्या है, थ्रेसिंग, वीड्स और वीडिसाइड और विनोइंग हम लोगों ने डिस्कस की। ये सारे की टर्म्स जो आपके लेसन फर्स्ट में आपके आए थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन फिनिश होता है, आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में सीबीएसई क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट डिस्कस किया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम आपको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो लेसन फर्स्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।